हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एक डेरिवेशन कैलकुलेट किया और उस डेरिवेशन में हमारे को ये पता चला कि जो क्या बोलते हैं उसको, स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट होता है। उस स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो एक्स्ट्रा विस्थापन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है ये जेड, ये किसकी वजह से होता है? इसके बीच में जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन डेवलप होता है और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये ऊपर या नीचे चला जाता है। तो ये कितना विस्थापित होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डेरिवेशन हमने कैलकुलेट किया था। और ये डेरिवेशन के बाद में जो अपने को लास्ट में जाके जो रिजल्ट मिला था इस डेरिवेशन के बाद में, वो ये मिला था। और इससे ये पता चलता है कि इतना डिस्प्लेसमेंट डेवलप होता है वहाँ पे। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब हम लोग ये पता लगाएंगे कि ये जो चीज़ें हो रही है ऊपर या नीचे जाने की दो पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है, दो सिचुएशन ही क्यों बन रही है। ज़्यादा भी बन सकती है या नहीं भी बने, बट दो क्यों बन रही है, इसका जवाब अब निकालेंगे हम लोग, है ना। तो चलो, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अपने को एक चीज़ पता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा है, इस डेरिवेशन में ही पढ़ा है। तो सिंस कक्षीय गति करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है ना, कक्षीय गति का मतलब हो गया ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट होता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो हमने कैलकुलेट किया था m। तो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। इसको ऑर्बिटल या ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ये कितना था? m था। और ये आया था, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो -e_l वेक्टर अपॉन 2m, ये वैल्यू आया था। हम लोग ये अभी एक दो लेक्चर के पहले किया था, स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट जब चालू किया था उसके सेकंड लेक्चर में किया था शायद ये। इसके अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैं केवल इतना ले लेता हूँ, e_l/2m, ऐसे बात कर लूँ। अगर मैग्नीट्यूड में भी अगर मैं जेड घटक की बात करूं, या डायरेक्ट में जेड घटक की बात कर लेता हूं, इसको हटाता हूं मैं एक बार। जेड कंपोनेंट, जेड घटक, जेड कंपोनेंट, इसका जेड कंपोनेंट होगा तो इधर भी जेड कंपोनेंट आ जाएगा। और इसमें मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो e/2m नेगेटिव साइन को हटा देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन एक तरीके से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, दिशा को बताता था, ऑपोजिट डायरेक्शन को, कि m और l विपरीत दिशा में, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो ये मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो mz e/2m lz, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये बात समझ आती है मुझे, ये आ गया। एक सेकेंड। अब ये जो Lz होता है, Lz का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। Lz जो होता है ये होता था ml, और ये h कट, ऐसा होता है ये। ठीक है, ml h कट। तो mz का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? ये वैल्यू आ गया e_ml h कट अपॉन 2m। चलो, ये वैल्यू आ गया, है ना, ये बात समझ आती है मुझे, क्लियर है। अब देखो, यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या किस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। अभी तक हमारे को स्पिन के बारे में कुछ पता नहीं कि स्पिन भी कोई चीज होती है, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया। पहली बार जब ये पता चला कि परमाणु के बीम को, एटम्स के बीम को जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है, पास करवाया जाता है, तो वो दो भागों में बट जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है। ये तो पता चल गया कि वहां पे फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से ये इतना जेड विस्थापित ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है, लेकिन वो क्यों हो रहा है उसकी वजह ढूंढ रहे हैं। अब जैसे mz निकाल रहे हैं हम लोग, mz क्या है? जेड डायरेक्शन में जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो मैग्नेटिक मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। तो अगर मान लो mz के अलग अलग वैल्यू है, mz के दो वैल्यू मिल रहे हैं, मान लो अगर mz के दो वैल्यू है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण दो टाइप का है, दो टाइप का अगर चुंबकीय आघूर्ण है तो उसकी वजह से दो एनर्जी लेवल्स मिल सकते हैं, ये लॉजिक है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसकी वजह से दो चुंबकीय आघूर्ण मिलते हैं क्या। अगर दो मिल गए तो ठीक है, अगर दो नहीं मिले तो फिर ये वजह नहीं है, फिर कोई और वजह है। तो चलो यहां पे अब देखो, ये जो ml है, ये स्मॉल ml है, स्मॉल ml, ये जो ml है, ml क्या होता है?
आपने पहले भी कैलकुलेट किया कि जैसे मान लो कि L का कुछ वैल्यू है 2, तो ml जो होते हैं, ml की जो संख्या होती है वो होती है 2L + 1 के बराबर होती है। मतलब ml जो है, ml मिलेगा आपको -2 से लेके +2 तक, -2, -1, 0, 1 और 2, ऐसे 5 वैल्यू मिलेंगे। अगर मतलब 2L + 1 संख्या में मिलेंगे। जैसे L अगर 2 है तो ml कितनी होंगे, 2 × L का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 + 1 5 मिलेंगे, ये 5 मिलेंगे। अगर L का वैल्यू मान लो 3 है तो ml जो होंगे वो कितने होंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2L + 1 होंगे, इतने होंगे, इतने यहाँ से आएंगे 2 × 3 + 1 मतलब 7 होंगे। और ये 7 कौन कौन से वैल्यू होंगे, -3 से लेके +3 तक, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, ये मिल गए ये सारे। मतलब इतने सारे वैल्यू मिलते हैं अपने को, ठीक है। तो अगर ml जो है, ml के वैल्यू कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2L + 1। हमारे पास में इसके वैल्यू 2 आने चाहिए, क्योंकि 2 ही लाइन मिल रही है, तो 2L + 1 के वैल्यू कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो हम लोग अभी तक ये मान रहे हैं कि ml की वजह से ये हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो अभी मेरे को पता चल जाएगा कि इसकी वजह से नहीं हो रहा। तो देखो ml की वजह से हो रहा है, तो चूंकि ml के संभावित मान कितने होते हैं, 2L + 1 होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ml का वैल्यू अलग रखूंगा तो अलग मिल जाएगा, फिर अलग रखूंगा तो अलग mz मिल जाएगा। तो ये सोचा जा रहा है कि अगर मान लो कि ml के वैल्यू 2 मिल जाए तो उसके करेस्पॉन्डिंग mz के वैल्यू भी 2 मिल जाएंगे और उसके हिसाब से 2 लाइन मिलती है, ऐसा सोचा जा रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ml के संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml कितने हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml ये कितने हैं, 2L + 1 होते हैं। और इसके वैल्यू कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, ताकि 2 रेखाएं मिल जाए। तो देखो सिंस स्पेक्ट्रम में 2 रेखाएं प्राप्त होती है, 2 रेखाएं प्राप्त होती है, सिंस देर आर 2 लाइन्स इन स्पेक्ट्रम, 2 लाइन्स इन स्पेक्ट्रम, तो 2 लाइन है तो इसका मतलब है कि 2L + 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसके हिसाब से L का वैल्यू कैलकुलेट करो। L का वैल्यू आएगा 2 - 1 और ये मिला 2L = 1, L = 1/2, ये मिला। L का वैल्यू कितना मिला अपने को, L का वैल्यू मिला अपने को L/2। क्या L का वैल्यू 1/2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था कि L के वैल्यू क्या मिलते हैं, L का वैल्यू या तो मिलेगा 0, 1, 2, 3, इस तरीके से मिलते हैं। इसी के हिसाब से तो S, P, D, F इस तरीके से मिलते हैं ना। आपको मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में, आपको जब एटॉमिक मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया बताया था ना। तो L के वैल्यू तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से मिलते हैं, तो L का वैल्यू तो 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर L का वैल्यू 1/2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि जो वजह हम लोग मान के चल रहे थे कि ml की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये किसी और वजह से हो रहा है, जहां पर वैल्यू क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। और ये जो वजह है ये चक्रण कोणीय संवेग की वजह से हो रहा है। अभी हम लोग ये कक्षीय गति के कारण मान रहे हैं ना कि कक्षा में गति होता है तो कक्षीय कोणीय संवेग होता है, ऑर्बिटल मोशन होता है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, उसकी वजह से होता है। लेकिन उसकी वजह से नहीं हो रहा, ये कक्षीय गति के कारण नहीं हो रहा, ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से नहीं हो रहा, ये स्पिन की वजह से हो रहा है। और स्पिन कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यहां से पता चलता है कि जो स्पिन है ना S, वो आधा मिलता है, हाफ वैल्यू यहां से मिलता है। तो कोई ऐसी कोई क्वांटम संख्या और होनी चाहिए, ऐसा कोई क्वांटम नंबर और पॉसिबल होना चाहिए जिसका वैल्यू आधा हो, और उसको बोला गया चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो वजह है नहीं, कोई और वजह है जिसका वैल्यू आधा हो, और उसको फिर 4th नंबर का क्वांटम नंबर बोल दिया गया। अब तक हमने पढ़ा एक N, एक L, एक M, और ये अब जो आगे आया है वो S। इस तरीके से ये 4 क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 टाइप के। पढ़े होंगे बचपन में, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, जब भी पढ़ा हो आपने, ये है। तो ये बातें हैं भैया। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख लो कि
ये L इज इक्वल्स टू 1/2, यह संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज L का जो वैल्यू होता है वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इंटीजर फॉर्म में मिलता है ना, यह संभव नहीं है, असंभव है, यह संभव नहीं है, क्योंकि L का वैल्यू तो ऐसा होता है। अतः एक अन्य क्या होना चाहिए अपने पास में, क्वांटम संख्या होनी चाहिए कोई ना कोई, और उसको फिर बाद में बोला गया कि ये कोई चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से बोल लो इसको, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, अतः यहां पे लिख लेना, अतः कोई अन्य क्वांटम संख्या संभव है जिसे चक्रण क्वांटम संख्या बोला गया, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। अतः कोई अन्य क्वांटम संख्या संभव है जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहा गया, चक्रण क्वांटम संख्या कहा गया। सो देर इज डेफिनेटली एन अनदर क्वांटम नंबर later which is known as spin quantum number, which is known as spin quantum number, ठीक है। यहां से चक्रण क्वांटम संख्या का इंट्रोडक्शन होता है, तो हम लोग अब चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे। यही टॉपिक चल रहा है अभी, कौन सा, स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट के बारे में चल रहा है अभी, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन ऑर्बिटल, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो इसमें क्या है, जैसे कक्षा में गति करता है इलेक्ट्रॉन, वैसे ही अपने एक्सिस पे भी वो स्पिन करता रहता है, अप या डाउन, अप या डाउन, अप या डाउन। और ये जो गति होती है इसको क्या बोलते हैं, चक्रण गति बोलते हैं, पर चक्रण गति भी बोलते हैं, स्पिन मोशन बोलते हैं। और स्पिन मोशन की वजह से भी क्या होता है, जैसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है कक्षा में गति के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उसी वे में यहाँ पर भी स्पिन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट होता है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी जनरेट होता है, चक्रण कोणीय संवेग, ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लिखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर एक और गति करता है, अपने अक्ष पर एक और गति करता है, जिसे चक्रण गति कहते हैं, जिसे चक्रण गति कहते हैं। चक्रण गति के कारण उत्पन्न संवेग को, चक्रण गति के कारण उत्पन्न कोणीय संवेग को, चक्रण गति के कारण उत्पन्न कोणीय संवेग को, उत्पन्न कोणीय संवेग को चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। There are two type of motion of electron. There are two type of motion of electron. Besides orbital motion, it also does
स्पिन मोशन, स्पिन मोशन, the angular momentum produced by spin motion, the angular momentum produced by spin motion is called spin angular momentum, spin angular momentum, spin angular momentum, spin angular momentum। ठीक है, अब देखो ये जो इसका स्पिन क्वांटम संख्या जो होती है, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, कैपिटल एस से लिखते हैं जनरली। और ये जो होता है ये ऐसे होता है एच कट रूट ऑफ एस एस प्लस 1। जैसे ये कौन सा है, चक्रण क्वांटम संख्या है ना, चक्रण गति के कारण। पहले कक्षीय गति के कारण ऐसे होता था, L इज इक्वल्स टू एच कट रूट एल एल प्लस 1, ऐसे फॉर्मूला होता। उसी टाइप का ये फॉर्मूला मिला अपने को। अरे उसी टाइप का फॉर्मूला है ना, चाहो तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, सेम उसी तरीके का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगर इसके जेड घटक के बारे में बात करूं, इसके जेड कंपोनेंट के बारे में, जेड कंपोनेंट, जेड घटक, हम लोग जेड घटक की क्यों बात करते हैं, जेड कंपोनेंट की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रखा है और वो जेड डायरेक्शन में लगा रखा है। जरूरी नहीं कि हमेशा जेड डायरेक्शन में लगाए, आप चाहे मर्जी हो उस डायरेक्शन में लगा लो। लेकिन जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में जो स्टार्टिंग में जब थ्योरी बनाई गई सालों पहले, तब हम लोगों ने जेड डायरेक्शन में ही आइडिया लिया था, तो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके जो डेरिवेशन है वो सारे जेड डायरेक्शन को मान के किए गए, इसलिए जेड डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जेड कंपोनेंट की बात करूँ तो जेड कंपोनेंट जो होता है वो ऐसे आता है एम एस एच कट। जैसे इसका जेड कंपोनेंट जो आता है ना, एम एल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, सॉरी इसका जो जेड कंपोनेंट होता है एम जेड का जेड कंपोनेंट जो आता है वो हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, एम एल एच कट। उसी तरीके से इसका भी जेड कंपोनेंट ऐसा है। और एम एस का जो वैल्यू है, एम एस का वैल्यू दो वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। एम एस के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एम एस है उसके दो वैल्यूज है प्लस माइनस 1/2। ये एम एस, इफ एम एस इज प्लस 1/2, इसको बोलते हैं अप स्पिन। इसको बोलते हैं क्या, अप स्पिन, अप स्पिन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और अगर एम एस का वैल्यू अगर माइनस 1/2 हो तो इसको बोलते हैं डाउन स्पिन। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। आप इसको अप स्पिन डाउन स्पिन लिख सकते हैं। इसको अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों ही लिखते हैं। हिंदी में भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये स्पिन की लैंग्वेज है तो इस वे में लिख सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता अप डाउन के लिए। आप इसको उच्च निम्न बोलो, ये अच्छा नहीं लगता, अप डाउन बोल लो, अच्छी बात है ना। आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, अप स्पिन और इसको डाउन स्पिन, सॉरी या चक्रण लिख लो, स्पिन की जगह चाहो तो चक्रण भी लिख सकते हो। अप चक्रण और डाउन चक्रण, ये इस तरीके से। तो ये दो वैल्यू जिसके करेस्पॉन्डिंग जेड घटक में दो वैल्यूज होते हैं। तो जब जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो अपने पास में दो वैल्यूज मिलते हैं, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। ठीक है, और इन दो वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग ही अपने को दो वो जो लाइन मिलते हैं ना, वो इसकी वजह से मिलते हैं, इन दो की वजह से। क्योंकि क्या होगा, जैसे कक्षीय गति करता है तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ऑर्बिटल मोशन के वजह से क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। अब स्पिन मोशन है, स्पिन हो रहा है, चक्रण हो रहा है, तो चक्रण के कारण भी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है उसमें इसकी वजह से दो
दो क्या बोलते हैं इसको, दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसकी वजह से एक ऊपर चला जाता है एक नीचे चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। ये छाप लेना, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, वी हैव इनफ टाइम। तो देखो इसकी वजह से दो हो गए, दो वैल्यूज हो गए, दो चक्रण, अप चक्रण हो गया, डाउन चक्रण हो गया, तो ये वैल्यूज मिलके। अब देखो यहाँ पर कुछ लिख लो। जिस प्रकार कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिस प्रकार कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चक्रण गति के कारण भी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। एज सिमिलर एज orbital magnetic moment there is also present spin magnetic moment due to spin motion of electron ठीक है। और जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका वैल्यू इस तरीके से होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है। इसको म्यू एस से लिखते हैं, इस तरीके से होता है जनरली म्यू एस से। जैसे कक्षीय गति वाले को तो कैपिटल एम से लिखते हैं ना, इसको म्यू एस से लिखते हैं हम लोग, म्यू एस से लिखती है। और इसका वैल्यू होता है जी एस ई एस वेक्टर अपॉन 2m। एक सेकेंड, जैसे उसका होता है ना m वेक्टर का क्या होता है, m वेक्टर होता है माइनस ई एल वेक्टर अपॉन 2m। ये कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होता है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहाँ पर बट एक कांस्टेंट और आता है, ये जी एस बोलते हैं स्पिन की वजह से। इसको लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था उसका नाम था लेंडे, तो लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, लेंडे विभाजन गुणांक, इसको जी एस को। और इसका वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये है जी एस लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, लेंडे विभाजन गुणांक, और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, 2 है। लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर इसका वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, चलो ये तो म्यू एस की बात हो गई, लेकिन मैं इसके जेड कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। चुंबकीय आघूर्ण के, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का जेड घटक, जेड कंपोनेंट। अगर जेड कंपोनेंट की बात करूँ तो जैसे इसका म्यू एस का जेड कंपोनेंट ऐसे बोल देता हूँ, जेड कंपोनेंट। और ये नेगेटिव साइन तो वही डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। हम लोग केवल परिमाण की बात करेंगे इधर। तो ये जी एस का वैल्यू तो 2 आ जाएगा, इसको तो बाद में लिख देंगे। ई एस का वैल्यू जो होता है इसका होता है एम एस एच कट, यही होता है ना एस का जेड घटक।
अरे एस वेक्टर का जेड कंपोनेंट, एस वेक्टर का जेड कंपोनेंट ही यहाँ पे लिखा था एम एस एच का जेड घटक जेड कंपोनेंट ऐसा होता है। चलो ये आ गया। और ऊपर आगे क्या था, आगे 2m भी था, नीचे 2m चल रहा था। आई बात समझ। ये जो GS है इसको लिखते हैं 2। तो सिंस तो GS तो क्या आ गया अपने पास में 2 है, 2EMS एच कट अपॉन 2m। ठीक है, ये है। देखो अब इसको 2 से 2 कट गया क्या, EMS अपॉन m, EH कट अपॉन m। देखो एक कांस्टेंट होता है, ये जो होता है ना, जैसे किसका EH कट अपॉन 2m जो होता है ना, इसको एक नई क्वांटिटी से लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ये कांस्टेंट है पूरा, सारी चीज़ें कांस्टेंट ही तो ना, एच कट कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, एम भी मास है कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। इसको लिखते हैं म्यू बी से, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये कांस्टेंट है एक तरीके से, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन ये है। तो म्यू एस जेड कट इज इक्वल्स टू, देखो ई एच कट और 2m, ये तो कांस्टेंट में चला गया, क्या बचा यहाँ पे बचा 2ms और सॉरी 2 म्यू बी और ms का वैल्यू कितना है, ms का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। तो ms का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस हाफ हो सकता है। तो म्यू एस जेड का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 2 म्यू बी, इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/2 आ सकता है। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और म्यू एस जेड कट का वैल्यू जो आएगा ये आएगा प्लस माइनस म्यू बी, प्लस माइनस म्यू बी, ये आएगा वैल्यू। तो देखो यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका जो जेड घटक है, स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया उसके जेड कंपोनेंट के 2 वैल्यू है, एक तो प्लस में एक माइनस में। तो इन 2 वैल्यू की वजह से जब प्लस वाले पे काम करता है, मतलब ऐसा है कि अगर चांदी के परमाणु है, जैसे मान लो चांदी के 2 परमाणु अपने पास में है ना, 2 एटम है, और चांदी के परमाणु पे 47 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी के परमाणु के पास में कितने होते हैं, 47 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो 46 होते हैं 46, वो तो क्या है 2-2 के पेयर में होते हैं, मतलब ऐसे होता है, स्पिन ऐसे तो होता है 1-2 1-2 ऐसे बनते हैं ना, इस तरीके से। तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन बचता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये या तो हो सकता है, जैसे इस एटम का मान लो, या तो हो सकता है अप, और मान लो इसका है डाउन। तो जिसका अप है, जिसका स्पिन अप है, मतलब उसके लिए प्लस 1/2 काम करेगा, और प्लस 1/2 काम करेगा तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो भी प्लस म्यू भी हो जाएगा, और प्लस म्यू भी होगा तो उसके कारण जो बल लगेगा उस वो मान लो ऊपर की तरफ लग गया। लेकिन एक दूसरा परमाणु है, दूसरा एटम है, उस पे कैसा है, डाउन स्पिन है, आधा नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, रेंडम होता है, ये पता नहीं रहता कि कौन से में किस तरफ हो सकता है, ये तो रेंडम होता है, एक्सपेरिमेंटली पता करना पड़ता है। अच्छा इसमें नीचे की तरफ था इसलिए इधर आया, इसमें ऊपर की तरफ था इसलिए इधर आया। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, और दोनों पॉसिबिलिटी की वजह से 2 टाइप के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। तो वो या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इसलिए ये ऊपर या नीचे का गेम 2 जगह में पार्टीशन हुआ, दो ही बनी लाइन, ज्यादा भी नहीं बनी या कम भी नहीं बनी, 2 लाइन इसलिए बनती है क्योंकि इसकी वजह से 2 ही टाइप का वैल्यू मिलता है। यहां से जाके ये चक्रण वाली जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, उसका वेरिफिकेशन होता है कि अच्छा ये जो लॉजिक था वो यहां से जाके डेवलप होता है। इसलिए जो चांदी का जो परमाणु है, सिल्वर एटम, उसको इसलिए भी यूज किया गया, क्यों, क्योंकि उसको काम में लेने से उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होने से ये पता चला है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी अप हो सकता है, कभी डाउन हो सकता है, कभी अप कभी डाउन, मतलब 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज है, और वो यहाँ से जाके क्लियर होती है। ये यहाँ तक फिनिश हो गया इसका डेरिवेशन। इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लिखवाऊंगा, वो नेक्स्ट में लिखवाऊंगा, और उसके बाद में हम लोग जीमान इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, जीमान प्रभाव नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर, ओके।